वरबटी को मालूए गो छो पारबटी सो क्याणा। दोस्तों, दगड़ियों, दाजू बुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पहाड़ी में बोलूँ तो पहला। दोस्तों, खास छा भल छा। उम्मीद करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो दगड़ियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने दोस्तों से अनुरोध है कि लाइक कमेंट शेयर करते रहें। बहुत बल मिलता है आपके लाइक कमेंट शेयर से। तो दगड़ियों, जैसा कि आप आज समझ ही गए होंगे कि मैं आपको उत्तराखंड की एक प्रेम गाथा, अमर प्रेम गाथा की तरफ लेके चलने वाला हूँ, राजूला मालूशाही। तो दगड़ियों, प्राचीन कहानी है प्रेम की और इतनी अमर गाथा है प्रेम की कि आज भी उत्तराखंड के घर घर में गाई जाती है। इस कथा को गा गा कर अभी तक लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। और ये प्रेम गाथा बहुत ही प्रचलित थी, बहुत ही लोक गायकों द्वारा, लोक नृतकों द्वारा गाया गया है। इसको राजूला मालूशाही बोलते हैं। तो दगड़ियों, आज आपको लेके चलता हूँ राजूला मालूशाही की तरफ। देखते हैं कहानी में क्या क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। तो दगड़ियों, राजूला मालूशाही हमारे इस हिमालयी भूभाग की एक अमर प्रेम गाथा है, जिसको शुरू से गाया जाता रहा है लोक नृतकों द्वारा, लोक कलाकारों द्वारा, लोक गायकों द्वारा। और ये हमारे पहाड़ में बहुत ही प्रचलित प्रेम कहानी है। जब भी पहाड़ में धान की रुपाई होती थी, फसलों की कटाई होती थी, तो हुड़की बॉल लगाया जाता था। हुड़की बॉल का मतलब है कुछ लोग ढोल बजाकर गाने बजाने वाले, तो उनको लगाया जाता था और राजूला मालूशाही गाई जाती थी, रमौल गाए जाते थे। तो दगड़ियों, उसी कहानी में आज आपको लेके चलूँगा। अभी हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले कोक स्टूडियो ने भी इसको रिकॉर्ड किया है, बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी की आवाज़ में। नेहा कक्कड़ भी साथ में है और प्रियंका भी साथ में है उनके, और काफ़ी प्रसिद्धि पाई है कमला देवी बागेश्वर वाली ने भी इस राजूला मालूशाही को गा के। तो दगड़ियों, देर न करते हुए लेके चलता हूँ आपको सीधे कहानी में। तो दगड़ियों, बात 15वीं शताब्दी की है। उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में राजा दूल्हा शाह का शासन था। बैराठ उनकी राजधानी थी। तो दगड़ियों, बैराठ वो जगह है, उसको आज चौखुटिया बोलते हैं। रानी खेत के पास ही है बैराठ, तो उसको चौखुटिया बोलते हैं। राजा दूल्हा शाह एक संपन्न राजा थे, एक अच्छे राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, और उनकी प्रजा भी बहुत सुखी थी। राज्य में सभी लोग सुखी थे। धन, वैभव, संपन्नता सभी कुछ थी, मगर राजा निसंतान होने की वजह से बहुत दुखी थे। जगह जगह जाया करते थे औलाद की मन्नतें मांगने, मगर मन्नत पूरी नहीं हो पाई काफ़ी समय तक। तो इसी दुख और संताप के बीच एक दिन रानी धर्मा को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि धर्मा, तुम बागनाथ आओ उत्तरायणी के दिन, मकर संक्रांति पे। अगर तुमने सबसे पहले सुबह मेरी पूजा अर्चना कर ली, मेरा दर्शन कर लिया, और सरयू के नदी तट पे जो पीपल का जो वृक्ष है उस पर अगर तुमने जल चढ़ा दिया, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब यही चीज़ रानी ने राजा दूल्हे शाह को बताई। राजा दूल्हे शाह बहुत प्रसन्न हुए जान करके भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए हैं। तो दोनों निकल पड़े बागेश्वर के लिए। तो दोस्तों, बागेश्वर और बैराठ में काफ़ी दूरी है, बहुत मुश्किल सफ़र है। तो ये लोग पहुँचे वहाँ पे, और वहीं पे इन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, पीपल पे जल भी चढ़ाया। रानी को मौका मिल गया सबसे पहले जल चढ़ाने का, तो वो भी हो गया। उधर इसी सेम परेशानी से पीड़ित सौका देश के एक व्यापारी थे, सुनपति सौकार, और उनकी पत्नी गांगुली। गाथाओं में उसको गजुल कहा गया है। तो गजुली भी आई हुई थी, उनकी भी सेम परेशानी थी, संतान थे, संपन्न व्यापारी थे सुनपति सौकार, मगर दुख यही था औलाद न होने का। तो उनकी पत्नी को भी बागनाथ बाबा ने दर्शन दिए थे और कहा था, तुम मेरे पास आना और मेरे दर्शन करना, जल चढ़ाना। अगर जल्दी पहुंच गई, तुमने सबसे पहले जल चढ़ा दिया, तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी, अन्यथा पुत्री। तो पहले जल चढ़ाने का मौका रानी को मिल गया। सुनपति सौकार के परिवार को थोड़ा देरी हो गई जल चढ़ाने में। तो दगड़ियों, दोनों एक ही दुख से परेशान थे, और आप जानते हैं कि दुख में आदमी जल्दी कनेक्टेड हो जाता है एक दूसरे से। आपने देखा होगा अस्पतालों में जब हम अपने पेशेंट के साथ होते हैं, लोग अपने पेशेंट के साथ होते हैं, तो हम एक दूसरे से बहुत जुड़ जाते हैं। यही हुआ इस परिवार के साथ भी, राज परिवार और व्यापारी परिवार के साथ भी। ये बहुत आपस में जुड़ गए। इन्होंने जब बताई आपस में एक दूसरे को बात के बाबा ने दर्शन दिए थे, तो दोनों की सेम कहानी थी, तो और जुड़ाव सा महसूस हुआ।
इन दोनों ने वादा किया वापस लौटने के बाद अगर हम दोनों को जो भी औलादें होंगी हम उनकी शादियां आपस में कर देंगे। तो काफ़ी दिन पूजा अर्चना के बाद बैराट के राजा अपने बैराट दूल्हे शाह अपने बैराट चले गए और उधर सुनपति शौका अपने देश शौका देश चले गए। तो दगड़ियों, ये शौका देश पंचाचूली की पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे घाटी में पड़ता है। जौहर घाटी भी बोलते हैं उस साइड को, लोग शौकी बोलते हैं इनको। तो ये शौका देश बिल्कुल पंचाचूली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके तलहटी में जो एरिया बसे हुए हैं वो शौका देश कहलाता था। तो वहीं से आए थे ये लोग। दूरी बहुत थी एक दूसरे के देश तक इन दोनों को पहुंचने में। उस समय साधन भी नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ी भी नहीं चलती थी, घोड़ों का ही साधन था, घोड़ों पे आए जा करते थे लोग। तो दगड़ियों, वक्त बीता। ठीक 9 महीने बाद रानी धर्मा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। राज्य में खुशी का माहौल छा गया और उधर शौका देश में सुनपति शौकार की पत्नी को एक पुत्री प्राप्त हुई, बहुत सुंदर सुशील प्यारी सी कन्या। इधर राजा ने अपने बेटे का नाम मालूशाही रखा और ज्योतिष से उसका कुंडली बनाने के लिए कहा। तो ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बनाकर बताया कि राजा, तुम्हारा बेटा यूँ तो बहुत ही प्रतिभावान है, तेजस्वी है, मगर इसकी अल्प मृत्यु के योग बन रहे हैं। तो राजा ने पूछा, ये अल्प मृत्यु योग हटेगा कैसे? तो उन्होंने बताया कि जन्म के बाद 5 दिन के अंदर अंदर इसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से कर दिया जाए तो इसकी अल्प मृत्यु के योग हट जाएंगे। राजा को याद आया था, अरे मैंने तो सुनपति शौकार को विवाह का वादा किया था। तो उन्होंने फौरन अपना सैनिक रवाना किया शौका देश सुनपति शौकार के घर। सैनिक ने जाकर वहाँ पे सुनपति शौकार को बताया इस तरह की बात है और अभी हमें बच्चों का प्रतीकात्मक विवाह करना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रतीकात्मक विवाह हो गया। और होता क्या है दोस्तों, भाग्य की विडंबना देखिए, वापस आने के कुछ ही दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई। अचानक से राजा की मृत्यु हो गई। तो जितने भी चालाक दरबारी थे, चालाक सेनापति थे जो राज्य को हड़पने के चक्कर में बैठे थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि जिस कन्या से प्रतीकात्मक विवाह करने के बाद ही राजा चल बसे वो खा गई राजा को। अगर वो कन्या यहाँ पे आ गई, उसके पाँव यहाँ पे पड़े तो अनर्थ हो जाएगा। रानी धर्मा भी शौक में थी, उसको भी ये बात समझ में आ गई, वो सहमत हो गई इस बात से। तो उन्होंने आपस में सबसे कहा कि मालूशाही को ये बात ना बताई जाए। समय बीतता गया, मालूशाही जवान होने लगा, एक सुंदर सुशील खूबसूरत सा राजकुमार। और उधर शौका देश में सुनपति शौकार की बेटी राजूला, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक होने लगे, दूर दूर तक के व्यापारियों में, दूर दूर तक के राजाओं में उसकी खूबसूरती, उसके गुणों की चर्चा आम सी बात हो गई। हर कोई अब चाहता था राजूला को मिलना, राजूला से विवाह करना। तो दगड़ियों, वक्त बीतता गया मगर सुनपति शौकार और उनकी पत्नी की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने सोचा कि विवाह तो हो गया था मगर अभी भी बैराट से कोई खबर नहीं आई, कोई लेने नहीं आया, कोई बारात नहीं आई। वो चिंतित रहने लगे। उधर एक दिन राजूला ने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, दिशाओं में कौन दिशा सबसे प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ सबसे बड़ा, देवों में कौन देव सबसे बड़े, गंगाओं में कौन गंगा सबसे बड़ी, राजाओं में कौन राजा सबसे बड़ा, देशों में कौन देश सबसे बड़ा। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा, दिशाओं में पूरब दिशा सबसे प्यारी जो सबको प्रकाशमान करती है, पेड़ों में सबसे अच्छा पेड़, सबसे बड़ा पेड़ पीपल, इस पे देवताओं का वास होता है, और देवों में महादेव सबसे बड़े जो आशुतोष हैं, गंगाओं में भागीरथी सबसे बड़ी जो सबके पाप धोती है, और राजाओं में सबसे बड़ा रणकुशल राजा मालूशाही, और देशों में देश बैराट, रंगीलो बैराट। तो अनायासी राजूला के मुंह से निकल पड़ा, माँ, मेरा ब्याह भी बैराट में ही करना। माँ को देख के अचंभा हुआ कि इसके मन में ये ख्याल कैसे आया, इसे तो हमने कुछ बताया नहीं है ऐसा। तो दगड़ियों, उस दिन के बाद राजूला को स्वप्न में मालूशाही दिखाई देने लगा, एक सुंदर छबीला राजकुमार उसके ख्वाबों में, उसके सपनों में खोई रहती थी। उधर मालूशाही भी बड़ा हो चुका था, उसको भी
राजूला सपन में आने लगी। स्वप्न में इतनी सुंदर स्त्री को देख के मालूसाई मोहित सा हो गया, परेशान रहने लगा, अपने सपनों को ही सच समझने लगा। ये बात उसने अपनी माँ को बताई। माँ ये जानकर अचंभित हुई कि हमने तो इसे भी कुछ बताया नहीं है, मगर ये राजूला को देखने लगा है, सौका देश की सौकार सुनपति सौकार की बेटी को। तो माँ चिंतित हुई। उधर राजकुमार बैरागी सा हो गया, उसका मन कामकाज में नहीं लगता था, परेशान रहने लगा। उधर सौका देश में उसके रूप के चर्चे इतने ज़्यादा हो गए राजूला के कि एक बार हुण देश का राजा किपाल वहाँ पहुँच गया। बहुत ही क्रूर शासक, बहुत ही क्रूर राजा माना जाता था। तो दगड़ियों, ये हुण देश, ये हुण लोग कौन थे? ये हुण ईरान से आए थे, अग्नि और सूर्य के उपासक थे। इन लोगों ने अपना साम्राज्य 370 ईस्वी के बाद यूरोप में प्रवेश किया इन्होंने, और उसके बाद बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और जगह जगह फैल गए। तो दगड़ियों, आज जो उस टाइम पे जो हुण देश था, तो तिब्बत और भूटान की तलहटी में, जहाँ तिब्बत नेपाल की सीमाएं मिलती हैं, उस जगह को हुण देश कहा जाता था। किपाल पहुँच गए और उन्होंने सुनपति सौकार से कहा, मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए, मैं शादी करना चाहता हूँ इससे, और ना करने पर धमकी दी कि सबको मार दिया जाएगा, तुम्हारे पूरे देश को हम बर्बाद कर देंगे। और वो ये कहकर चला गया अपने देश। इधर सुनपति सौकार बहुत चिंतित हुए। राजूला बहुत डर गई, घबरा गई। उसे तो अपने सपनों का राजकुमार मालूसाई चाहिए था। तो एक दिन माँ से कह के कि माँ मुझे रास्ता बता बैराट का, मुझे बैराट जाना है। बैराट के लिए जाने की जिद कर बैठी। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुझे क्या करना है, तेरी तो शादी हुण देश के राजा से होनी है, तू क्या करेगी बैराट जाके। मगर उसने एक न मानी और घर से एक हीरे की अंगूठी उठाई और बागेश्वर मुंशियारी से होते हुए बागेश्वर में शिव की आराधना करने के बाद नदी, नाले, पहाड़, दरिया लांघते हुए जैसे तैसे बैराट पहुंच गई। अब कहानी शॉर्ट में सुना रहा हूँ, पता नहीं कितनी उसने परेशानियाँ उठाई, जिसको लोग गायक बहुत ही लंबे और टाइम तक गा के सुनाते हैं। तो दगड़ियों, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए जब राजूला बैराट पहुंची और रानी धर्मा को इसका पता लगा, तो रानी धर्मा ने अपने वैद्यों से कहा कि 12 वर्षीय निद्रा जड़ी का इंतज़ाम करो और मालू को सुंगा दो। तो ये 12 वर्षीय निद्रा जड़ी ऐसी होती थी कि एक बार सुंगा देने के बाद 12 वर्ष बाद ही नींद खुलती थी। अब जब राजूला महल पहुंची तो उसे आने दिया गया, क्योंकि इन्हें तो पता था कि वो तो निद्रा की आगोश में है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। राजूला जब सामने पहुंची, मालू के महल में पहुंची और उसको देखा तो बड़ी खुश हुई, जिसको वो अपने सपनों में देखा करती थी। अपने प्रीतम को नज़दीक पाकर, सामने पाकर बहुत खुश हुई। मगर ये क्या, मालू तो सो रहा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद, बहुत जगाने के बाद भी जब मालू नहीं उठा तो बहुत निराश हुई। उसने इंतज़ार किया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, मगर मालू फिर भी नहीं उठा। बहुत निराशा में रोते हुए उसने अपनी हीरे की अंगूठी मालू के हाथ में पहनाई और उसके सिराने एक ख़त लिखकर वापस अपने देश बैराट के लिए निकल पड़ी भारी मन से। अब जैसे ही राजूला वहाँ से निकली, रानी धर्मा ने अपने वैद्यों को आदेश दिया कि इस निद्रा जड़ी का तोड़ सुंघाओ और मेरे बेटे को उठाओ, जगाओ। उसके जाने के बाद मालू को उठा दिया गया। जब मालू उठा तो उसने अपने हाथ में हीरे की अंगूठी देखी और अपने सिराने पे लिख रखा हुआ एक ख़त देखा। उस ख़त में लिखा था, हे मेरे प्यारे मालू, मैं तेरे से मिलने के लिए शौकत देश से कितनी परेशानियों को झेल के यहाँ तक पहुँची और तू उठा भी नहीं। तू तो निद्रा की आगोश में था, तुझे नींद ज़्यादा प्यारी थी मुझसे भी। अब अगर तू अपनी माँ का सच्चा बेटा है, तो अपनी माँ की औलाद है, तो मुझे लेने के लिए हुण देश आना। हुण देश का राजा विक्कीपाल मुझे ज़बरदस्ती ब्याह कर ले जा रहा है। ऐसा ना करने की सूरत में उसने मेरे देश को तहस नहस कर देने की, ख़त्म कर देने की धमकी दी हुई है। अब जब ये मालू ने पढ़ा तो मालू बहुत दुखी हुआ, मन बहुत विचलित हुआ। अपनी माँ पे भी बहुत गुस्सा आया उसे कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। उसने माँ से बात की
माँ ने उसे समझाया कि बेटा इस तरह की कहानी थी, ये हुआ था पीछे। तो अब मालू बहुत विचलित रहने लगा, परेशान रहने लगा, वैरागी सा हो गया। राजकाज में उसका मन नहीं लगने लगा। इसी वैरागीपन में वो भटकता रहा, इस नगर से उस नगर, इस नगर से उस नगर। उसके बाद वो पहुंचा गुरु गोरखनाथ के आश्रम में और गुरु गोरखनाथ से कहा, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपना चेला बना लो। राजकुमार को सामने देख के गुरु गोरखनाथ ने पहले तो मना कर दिया, मगर उसके हट के आगे गुरु गोरखनाथ फिर मान गए। उसने अपनी दुविधा बताई कि गुरु गोरखनाथ, मेरी राजूला को ब्याह कर हुणदेश का राजा विकीपाल ले गया है ज़बरदस्ती, और मुझे उसे प्राप्त करना है और उसे वापस लाना है। तो आप कृपया करके मुझे शिक्षा दीक्षा दें। तो गुरु गोरखनाथ ने उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ कर दी। अब मालू एक जोगी के वेश में था। गुरु गोरखनाथ ने उसे सभी शिक्षाओं में परिपूर्ण करके, पारंगत करके, बोक्साड़ी विद्या समेत जितनी भी विद्याएं उनके पास थी सभी में पारंगत करके, क्योंकि उसकी मंशा तो वो जानते थे, इसने जाना है हुणदेश। तो दगड़ियों, बोक्साड़ी विद्या तंत्र मंत्र, जादू टोना, विष इत्यादि से छुटकारा पाने के लिए दी जाती थी। उस टाइम पे विष तंत्र मंत्र बहुत चलता था और गुरु गोरखनाथ तो जानते ही थे कि हुणदेश के हुणिये बहुत ही खतरनाक हैं, वहाँ विष बहुत चलता है, वो इंसानों को विष जहर दे के मार देते हैं। तो शिक्षा दीक्षा के बाद मालू ने गुरु गोरखनाथ से इजाज़त ली और अपने चंद सैनिकों को जोगी के रूप में लेके हुणदेश के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता लगा कि यहाँ तो जश्न का माहौल है और हुणदेश का राजा विकीपाल शादी करके आया है। उसने महल में जाके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही अलख निरंजन की धुनी रमाता हुआ मालू पहुँचा महल में। तो सामने से खूबसूरत सी रानी हाथ में सोने का थाल लिए भिक्षा लेकर आई। मालू ने रानी को देखकर कहा, हे रानी, तू तो बड़ी गुणी और सुंदर है, तू यहाँ कैसे? तो जो राजूला थी रानी के रूप में, उसने कहा कि क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, तुम मेरा हाथ देख के बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो मालू ने कहा, हे रानी, मैं बिना गोत्र और नाम जाने हाथ नहीं देखता, तो मुझे अपना नाम बता। तो रानी ने कहा, मैं शौका देश के सुनपति सौकार की बेटी राजूला हूँ और विकीपाल मुझे ज़बरदस्ती ब्याह लाया है। ये सुनकर मालू बोला, तेरे नसीब में तो रंगीलो बैराट का मालू शाही था और तू यहाँ पर। ये सुनने के बाद राजूला की आंखें बरस पड़ी, मन फट पड़ा, बहुत दुख हुआ उसे और रोने लगी। उसको रोता हुआ देख मालू ने अपना जोगी का चोला उतारा और कहा, मैं ही तेरा मालू हूँ और मैं तुझे लेने आ गया हूँ और लेके जाऊँगा। अब तू घबरा मत, रो मत, चिंता मत कर। दोनों प्रेमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो पल कैसा होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भाग्य की विडंबना ऐसी थी कि आलिंगनबद्ध भी नहीं हो सकते थे। सामने दुश्मन विकीपाल की सेना थी, सैनिक थे। तो दोनों ने एक दूसरे को भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण देखा और आपस में बात की कि अब तुम मेरे यहाँ ठहरने का इंतज़ाम करवा दो, मैं कुछ ही समय में तुम्हें छुड़ा के ले जाऊँगा। तो राजूला ने विकीपाल से कहा कि ये बड़े सिद्ध पुरुष, सिद्ध जोगी हैं, हम इनको अपने राज्य में रख लेते हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और विकीपाल बात मान तो गया राजूला की, मगर उसे शक था। एक तेजस्वी जोगी को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई जोगी तो है नहीं, ये कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल का पुरुष है और यहाँ जोगी के वेश में आया हुआ है। अब उसने रख लिया, मगर उन दोनों की जासूसी करवानी शुरू कर दी, उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद उसे पता लगा कि राजूला और इस जोगी का कोई संबंध है, ये तो आपस में छुप छुप के मिल रहे हैं। तो उसने एक योजना बनाई कि इन सभी जोगियों को एक दिन बहुत अच्छी दावत पे बुलाते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन के वक्त खीर में इनको जहर दे के मार दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, जोगियों को आमंत्रित किया गया और बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए, जिसमें खीर भी थी, उस खीर में जहर था। जैसे ही साधुओं ने और मालू ने खाया, जैसे ही उन्होंने खीर ग्रहण की तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जहर इतना
घातक था कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। ये देखकर राजूला अचेत हो गई, बेहोश हो गई। उसे बहुत सख्त आघात पहुंचा कि अभी तो मिले भी नहीं थे, इतनी जल्दी मृत्यु ने अपनी आगोश में ले लिया मेरे राजकुमार को। तो दगड़ियों, उसी रात मालू ने स्वप्न में अपने माँ को दर्शन दिए और कहा, माँ, मैं हुंदेस आया हुआ था, यहाँ पे विष दे के मेरी हत्या कर दी गई है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ। रानी धर्मा इस सपने से बहुत परेशान हुई है। उसने अपने भाई मृत्यु सिंह, सिद्धुआ बिधुआ रमौला को भेजा गुरु गोरखनाथ के पास, उनको लेके हुंदेस जाने के लिए कहा और साथ में एक बहुत भारी सेना भेज दी गई। वहाँ पहुँचने के बाद गुरु गोरखनाथ ने सभी सैनिक में जो थे साधु रूप में उनका और मालू का जहर उतारा, विष खींचा अपनी विद्या से और उनको पुनर्जीवित किया। तो दोस्तों, गुरु गोरखनाथ और मृत्यु सिंह के साथ एक बहुत बड़ी फौज भी आई हुई थी साथ में। वहाँ पे एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ विक्कीपाल की सेना और मालूसाई की सेना में, जिसमें विक्कीपाल ठहर नहीं पाया, उसको मालूसाई ने हरा दिया और उसका वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद राजूला को लेके वैराट के लिए रवाना हुए। माँ को खबर भेज दी गई, माँ मैं आ रहा हूँ राजूला को लेके रानी बना के। दगड़ियों, वैराट पहुँच के जश्न मनाया गया। दोनों प्रेमी युगल प्रेम से साथ साथ में रहने लगे। इनकी प्रेम कहानी का बड़ा सुखद अंत हुआ। दगड़ियों, ये कहानी लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, सोनी महिवाल से किसी रूप में कम नहीं है और ये हमारे पहाड़ों की अमर प्रेम गाथा है। तो मेरा मकसद था हमारे सभी बच्चों को, पूरे देश के सभी लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी कहानियों, अपनी कथाओं से परिचित कराऊं। दगड़ियों, ये थी कत्यूरी राजवंश के एक राजकुमार की प्रेम कहानी। इस कहानी में त्याग, प्रेम, विछोह सभी कुछ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों को भी इस कहानी के बारे में कुछ पता है मुझसे ज़्यादा या और कुछ बेहतर जो मैं नहीं सुना पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे भी अवगत करा सकते हैं। तो दगड़ियों, अभी इजाज़त चाहूँगा। आपका ये दोस्त अरुण सिंह, अरुण पहाड़ी इजाज़त चाहता है। पहला